नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री की शक्तियों, पद और भूमिका कार्यों की हम चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के आपस के संबंधों को हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें बेसिकली मैं ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ। हमने बात की थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहमति से ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग या पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री देनी है, ये प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उसमें कार्यसूची निर्धारित करना और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, किसी भी मंत्री को पदोन्नति या पदावनति देना, ये सब प्रधानमंत्री के ही अधिकार होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मृत्यु का सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु होता है। इसी प्रकार जो है हमने प्रधानमंत्री और संसद के जो है संबंधों की भी चर्चा की थी। तो प्रधानमंत्री और संसद में हमने डिस्कस किया था कि जो संसद से संबंधित जो भी विधेयक हैं या कोई भी प्रश्न का उत्तर देना है या शासन की नीतियों की बात है या आवश्यक विधि निर्माण है, इन सभी कार्यों में जो है प्रधानमंत्री मुख्य भूमिका निभाता है। उसी के साथ तीसरा पॉइंट था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 78 को आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री और उसकी जो राष्ट्रपति के साथ जो संबंध है उसमें प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को समय समय पर एक सूचना जो है राष्ट्रपति को प्रोवाइड करनी होती है और एक कड़ी के रूप में संसद और मंत्रिमंडल के जो है कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री को कार्य करना होता है और संपूर्ण सूचनाएं राष्ट्रपति को देनी होती है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के जो संबंध हैं वो राजनीतिक परिस्थितियों में, तत्कालीन घटनाओं में, संसद का दलीय संगठन में, सत्तारूढ़ दल में दोनों की क्या स्थिति है, व्यक्तित्व समीकरण आदियों पर भी निर्भर करता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जो है और दल, फोर्थ पॉइंट पर हम आज जो हमारा आज का जो टॉपिक है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री और दल जो पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट है। उसमें आप ये समझिए कि जो प्रधानमंत्री है अपने दल का यथार्थ में, रियलिटी में नेता होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर जो दल का जो अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री है उसमें अगर आपस में बात नहीं बनती या मतभेद होता है तो प्रधानमंत्री की ही उसमें भूमिका ज़्यादा रहती है, प्रभुत्व रहता है। ऐसा काफ़ी बार हुआ जब पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में आचार्य कृपलानी जी और पुरुषोत्तम टंडन जैसे शक्तिशाली अध्यक्षों को भी प्रधानमंत्री के पद के आगे झुकना पड़ा। और ऐसा इंदिरा गांधी जी के समय में भी काफ़ी बार हुआ। तो जो पद जो दल का जो नेता है यानी प्रधानमंत्री और जो दल का जो अध्यक्ष है, तो उसमें अगर आपस में मतभेद है तो प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो हमेशा स्ट्रांग होती है। पर जो दल में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो तीन बातों पर ज़्यादा निर्भर करती है कि प्रधानमंत्री और दलीय अध्यक्ष में से दोनों ने चुनाव में क्या भूमिका का निर्वहन किया है और जो प्रधानमंत्री है उसकी जो शक्ति का जो मूल स्रोत है वो क्या है और प्रधानमंत्री को जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। क्योंकि जो नेहरू जी हैं या श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री साबित हुए। और जैसे मोरारजी देसाई है, विश्वनाथ प्रताप सिंह है, चंद्रशेखर जी हैं, चरण जी हैं, तो इनकी जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा अपेक्षाकृत। तो उसके पीछे जो कारण रहा वो यही था कि जो प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो तीन तथ्यों पर निर्भर करती है कि जो प्रधानमंत्री जो है उसको जनता का समर्थन और विश्वास कितना प्राप्त है और जो संसदीय दल की शक्ति का जो मूल स्रोत है वो क्या है और दलीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के आपस में जो चुनाव में उनकी भूमिका रही वो कैसी रही। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उस पर डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री और नीति निर्माण। यानी कि नीति क्या होती है, फ्यूचर फ्रेमवर्क होता है टारगेट को पाने के लिए। तो प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के माध्यम से कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री जो है देश की नीति का जो निर्धारण है उसका जो प्रधान स्रोत है वो प्रधानमंत्री कार्यालय ही है। तो मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रवक्ता भी प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नीति निर्माता के रूप में कार्य करते हैं
और नीति जो है भविष्य की योजना होती है। तो सभी जो महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण है वो प्रधानमंत्री करते हैं, और इन सभी नीतियों में वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता प्रधानमंत्री ही होते हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं उनमें भाग लेना हो, या देश की नीतियों को स्पष्ट करना हो, देश के नाम कोई संदेश भेजना हो, इन सभी चीज़ों में जो है सरकार की नीतियों को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो किसी अन्य मंत्री को जानकारी दिए बिना भी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है, और प्रधानमंत्री ही जो है देश की राजनीतिक व्यवस्था की धुरी होता है। यानी कि जो नीति है वो प्रधानमंत्री की माइंडसेट या प्रधानमंत्री की जो उसके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग वह कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और आपातकाल। अब देखिए जो इमरजेंसी पावर्स हैं वो सभी प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है औपचारिक रूप से इन पावर्स का यूज़ करता है, जो बेसिकली जो रियलिटी में प्रधानमंत्री ही इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है, और इन शक्तियों का जो प्रयोग है वो वास्तविक रूप में कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करते हैं। एक बार जैसे 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ था, या 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण हुआ था, या 71 में बांग्लादेश की मुक्ति वाला कार्य था, इन सभी आपातकाल स्थितियों में प्रधानमंत्री ने समय समय पर शक्तियों का जो है यूज़ किया है, और इस समय प्रधानमंत्री बहुत ही शक्तिशाली तौर पे कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और राज्य। यानी कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति का जो निर्णय है रियलिटी में वो भारत में प्रधानमंत्री ही करता है, राष्ट्रपति केवल औपचारिक घोषणा ही करते हैं। यानी कि भारत में संविधान द्वारा अमेरिका की तरह संघात्मक शासन व्यवस्था तो हमने अपनाई है, परंतु जो है भारतीय प्रधानमंत्री का जो पद है राज्य की राजनीति का भी चालक बन गया है। यानी कि जो राज्य के राज्यपाल हैं, जो गवर्नर्स हैं, उनकी जो नियुक्ति का जो वास्तविक निर्णय है वो प्रधानमंत्री ही लेता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री और नीति आयोग, क्योंकि पूर्व में योजना आयोग कार्य करता था और 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ चुका है। तो जितनी भी नीति आयोग से संबंधित जो भी कार्य हैं, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, तो जो भी नीति आयोग जो भी निर्णय लेता है या योजना जो प्रोग्राम्स बनाता है वो सभी प्रधानमंत्री की सलाह से और प्रधानमंत्री की सहमति से ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की लीडरशिप में ही नीति आयोग कार्य करता है। इसी के साथ है प्रधानमंत्री की जो अनुग्रह शक्तियां हैं, यानी कि जो जितने भी भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, भूषण है, पद्मश्री है, ये जितनी भी सम्मानजनक जो उपाधियां हैं ये सभी उपाधियां जो प्रैक्टिकली प्रधानमंत्री द्वारा ही स्वीकृत की जाती हैं। इसी के साथ जो इलेक्शंस होते हैं, महानिर्वाचन, जनरल जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री जो है वो किस प्रकार से अपने राजनीतिक दल का जो है नेता होता है, और जो निर्वाचन होता है, जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है या जो इलेक्शन लड़ा जाता है वो प्रधानमंत्री के फेस से लड़ा जाता है, यानी कि नाम से लड़ा जाता है। जैसे नेहरू जी के कार्यकाल में ये नारा था कि कांग्रेस को वोट देकर पंडित नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए, या इंदिरा गांधी के समय में ये नारा था इंदिरा हटाओ इंदिरा बचाओ। इस तरीके से फेसेस की लड़ाई होती है, यानी कि जो पार्टियां हैं अपने जो भावी प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ती हैं। तो ये जो जनरल इलेक्शंस हैं इनसे भी जो है आपको प्रधानमंत्री की स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि पता होता है कि जो व्यक्ति चुनाव के बाद जिस पार्टी का बहुमत होगा कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। तो काफ़ी चीज़ें इस चीज़ से प्रधानमंत्री का जो पद है वो काफ़ी मजबूत हुआ है, क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था से हमारा जो सिस्टम है वो प्रधानमंत्री व्यवस्था की तरफ थोड़ा झुका है। इसी के साथ जो प्रधानमंत्री है देश का सर्वोच्च नेता और शासक होता है, सुप्रीम लीडर होता है। व्यवस्थापिका में अपनी इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री जो है
कानून बनवा सकता है और संविधान में आवश्यक संशोधन करवा सकता है। मंत्रिपरिषद में सबसे सर्वोच्च स्थिति प्रधानमंत्री की ही होती है और प्रधानमंत्री जो है सभी व्यक्तियों पर और मंत्रिपरिषद पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। तो जितनी भी जो इम्पोर्टेंसी है इस पद की वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं और इन पॉइंट्स में आपको कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है वो मैंने अच्छे से हाईलाइट भी किया है और आपको इन सभी 10 पॉइंट्स को मेंशन करके जो प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं, भूमिका है, उसको अपने आंसर में मेंशन करना है। बाकी जो मैंने नोट्स आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।